अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की सूरत हाल में किरदार अदा करने की हामी भर ली है। नवाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ सूबों का दौरा भी करेंगे और वहाँ पे जलसे भी करेंगे, और ऐसे में पंजाब की हद तक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी तकरीबन राना सनाउल्लाह साहब को दी गई है। इसके बाद क्या मंजरनामा बनता है सियासत में, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर सियासत में एंट्री ली है। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नई अमरीकी टैरिफ पॉलिसी के आलमी बरामदात पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी गजा में जंग हमेशा नहीं चल सकती, जंग बंदी बहुत ज़रूरी है। हमास रहनुमा की जानिब से भी ये बयान जो है वो सामने आया है। बुखारी साहब, मियाँ जो कि एक दफ़ा फिर सियासत में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अब वो रोल प्ले करने की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? एक दफ़ा वज़ीर आला ने इस हवाले से, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस हवाले से क्या कहा है, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें किरदार अदा करें, आ जाए बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिलें। वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा। हमने तफसीलन बात की है। बुखारी साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिक्वेस्ट की और नवाज शरीफ अब अपना किरदार जो है अदा करेंगे बलूचिस्तान के इशूज़ पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब्दुल मालिक साहब भी बलूचिस्तान के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत के एक बहुत सीनियर आदमी हैं, बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं जी। उन्होंने जिस एतमाद के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात करके और फिर बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जो तवक्को ज़ाहिर की है वो इज़ वेरी वेल फाउंडेड। मतलब वो एम नहीं है कि बस किसी से मुलाकात हुई तो एक आपने अच्छी बात कर दी। अगर हम रिकॉल करें हिस्ट्री पूरे बलूचिस्तान की तो आपको पता चलेगा कि कई दहाइयों से नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ। हुकूमत साजी तो चलिए एक बात होती है ना, जिस पार्टी के पास सीटें ज़्यादा होंगी वो हुकूमत बना लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर वहाँ की लीडरशिप का एतमाद बहुत है। जितनी भी नेशनलिस्ट लीडरशिप थी वहाँ की, उन सब ने मिल के काम किया है नवाज शरीफ के साथ, और अच्छे अदवार भी हैं। मैं चाहूँ तो इस वक्त तफसील बयान की जा सकती है, लेकिन बात जो है वो लंबी हो जाएगी। 2013 में अगर आपको याद हो, एक मुआहदा हुआ था कि 2.5 साल के लिए जो है अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला होंगे और 2.5 साल के लिए फिर सना अल वज़ैरी होंगे, जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर थे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें सच बात, तो नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि सना अल वज़ैरी अपनी टर्म लें, यानी वो चाहते थे कि अब्दुल मालिक बलोच जो हैं वो जारी रखें। बड़ा दिल चाहिए होता है इस काम के लिए ना, कि आप अपनी पार्टी को इग्नोर करके एक ऐसे शख्स को के साथ यानी अपनी यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं जो वहाँ का मकामी शख्स है, मकामी लीडर है और बहुत काबिल इज़्ज़त है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि इसके अलावा अगर आप रिकॉल करें तो महमूद अचकज़ई के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन रही उनकी, इसी उन्हीं की पार्टी के एक थे बदिंजो साहब, उनके साथ बड़ी अच्छी इक्वेशन रही उनकी। और महमूद अचकज़ई, आपको याद होगा कि उनको भी उन्होंने अपने साथ काम करने के ऊपर आमादा भी किया और काम किया उन्होंने। और ये उसी दौर की बात है जब उनके भाई जो हैं गवर्नर बन गए थे बलूचिस्तान के। तो वहाँ की जितनी भी लीडरशिप है उसके साथ जो इंटरेक्शन कह लीजिए आप, या बाहमी ताल्लुक़ कह लीजिए आप, या सियासी अमलकारी कह लीजिए आप, जिस मर्जी हवाले से आप इसको रिकॉल करें, तो आपको पता चलेगा कि एक तवील अरसे से बलूचिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ का असर रसूख है। अब हम सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर जो कौम प्रस्त जमातें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं, ताकत में आ रही हैं। और आपने देखा कि मैंगल साहब जो हैं उनका धरना ज़रा थोड़ा सा मांद पड़ रहा है, वो शिद्दत जो आगाज़ में थी वो दिखाई नहीं देती हैं। तो मेरे ख्याल से इस सारी सूरत हाल को रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आदमी अगर पाकिस्तान की सियासत में है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ जो है वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं और पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन भी हैं, और उनके मिजाज में जो जमहूरियत और जो यानी जो बाहमी ताल्लुक़ कारी की एक शरिस्त जो उनकी यानी जहन में है, या जो उनकी खासियत है, उसकी वजह से लोग उन पर एतबार करते हैं। आपको याद होगा ANP कितनी हॉस्टाइल जमात होती थी, ANP के साथ भी उन्होंने मिलकर बाहम काम किया है। तो ये तवक्को रखनी चाहिए कि बलूचिस्तान के इशूज़ पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब? मैं वही उसी तरफ ही आ रहा था। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अख्तर मैंगल जो इस वक्त हॉस्टाइल हुए हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं, इनके साथ भी 1997 में अगर आपको याद हो, जब वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, तो वो वज़ीर आला थे वहाँ के। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नवाज शरीफ की, कि वो न सिर्फ ये कि कोई किरदार अदा करें
बल्कि जो अहम किरदार है कि वहाँ की सूरत हाल को सियासी दोबारा ट्रैक पर डाला जाए, जमहूरी ट्रैक पर डाला जाए, और वहाँ जो दहशतगर्दी और जो अलहदगी पसंदी का जो अंसर है तहरीकें हैं या अलग से। जो यानी नासूर है उसके साथ भी निपटा जाए इफेक्टिवली। वो इसी सूरत में हो सकता है कि वहाँ की पॉलिटिकल एलीट जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आके फैसला कर ले कि हमने बलूचिस्तान को अब यहाँ पर तख्ता मश्क नहीं बनने देना है दहशतगर्दों की। बुखारी साहब, क्या लगता है आपको? नवाज शरीफ नो डाउट बड़े आइडियल लीडर हैं, आपने बात भी की अभी के ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपोजर किसी के पास नहीं है, तो क्या लगता है महारंग बलोच या वहाँ पर जितनी भी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं और उन सब से बातचीत नवाज शरीफ साहब कामयाबी से कर लेंगे? क्योंकि अभी तक तो जो वहाँ की लीडरशिप है अगर बात की जाए तो वो तो बुरी तरीके से नाकाम हो गई है, बलूचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। देखिए, मैंने पहले आगाज़ में भी यही कहा था कि नवाज शरीफ वाहद वो नाम है या वो शख्स है इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी बात सुनी जाएगी वहाँ, वो चाहे महरंग बलोच हों, चाहे अख्तर महंगल हों, चाहे जो भी हों। और इसी तरीके से जो इस वक्त वहाँ पर सूबाई हुकूमत है उसमें भी उनका बड़ा असर और रसूख है। सो ही इज़ वन पर्सन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स टुडे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको आप हॉस्टाइल कह लीजिए, उसको आप कह दीजिए कि इंतशार का शिकार है वहाँ सूरत हाल, उसमें ही कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड ही सर्टेनली विल, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। और कुछ इंदिया जो है आज शाद रफ़ीक ने भी दिया है, बाद में जो डॉक्टर अब्दुल मालिक से जो मुलाकात हुई उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू में कि नवाज शरीफ साहब जो है पंजाब से राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे, लेकिन वो अब दूसरे सूबों में भी जाएंगे और वहाँ जाके वो इसी तरह के जलसे जो है मुनक़द करेंगे और वहाँ के लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि आई हैव एवरी रीज़न टू बिलीव कि अगर ये उन्होंने हामी भर ली है, अगर वो तैयार हो गए इसके ऊपर, तो यकीनी तौर पर बलूचिस्तान से कोई ना कोई अच्छी खबर हमें ज़रूर मिलेगी। जी ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अब दूसरी तरफ बानी पीटीआई का मामला सबके सामने है। एक वफ्द आया अमरीकी बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करने, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खबरें ज़ेर गर्दिश रही। राना सनाउल्लाह साहब का भी जो है स्टांस सामने आया कि अमरीकी डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, वो वैसे मुलाकात करने आए थे। तो इस पर भी ज़रा थोड़े कुछ कॉमेंट्स कर दें कि क्या आखिर क्या मंजरनामा था उस मुलाकात का? क्या खाली वाकई मुलाकात के लिए आया था वफ्द अमरीकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर उन्होंने आके यहाँ बातचीत की होती तो वो छुप नहीं सकती। पहले बहुत फनफेयर था कि जी वो जाके मिले हैं, अगर आपको याद हो पहले एक डेलीगेशन आया था उसके बारे में भी कहा था कि एक बानी पीटीआई से मिले हैं। इसके बारे में लोगों का ख्याल ये था कि वो आए ही सिर्फ बानी की रिहाई के लिए हैं, लेकिन अब तक की जो उनकी यहाँ पर मसरूफियात हैं या अब तक उन्होंने यहाँ जिन को एंगेज किया है उससे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है। और गालबन यही बात जो है राना सनाउल्लाह जो है वो वसूख से कह रहे हैं कि वो अगर हालचाल पूछने आए हों पार्टी के लोगों से कि कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस हवाले से या बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत नहीं की है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, लेकिन बहुत कुछ और साहब ने एक और चीज़ भी कही है, गलत सियासी केसेस जो हैं वो बनाने बंद करने चाहिए और उन्होंने सोशल मीडिया पर हर किसी को अपनी बात का हक कहने की पूरी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी बात कही है। तो उनके लहजे में थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि जैसे वो चाहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल जमातों को भी इंगेज किया जा सके। देखिए, उनकी बातों के बहुत सारे मानी हैं, अगर हम सारी सब करने लगे तो वो पूरा प्रोग्राम उसमें गुजर जाएगा। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जिस तरीके से पीटीआई का सोशल मीडिया यूट्यूबर्स और दीगर जो है बयानियाँ बनाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमें भी सोशल मीडिया जो विंग है अपना उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। समझ आ रही हैं जी? तो मैंने कहा ना कि उसमें हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने इशारा दिया है। लेकिन ये बात वो ठीक कह रहे हैं। मुझे बताइए, कोई ये कह सकता है कि जी सियासी बात करने का हक नहीं होना चाहिए किसी को? तो ये तो वो जनरलाइज टर्म्स है जिसको कहते हैं क्लीशे। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये तो हर सियासतदान कहेगा कि जनाब हर किसी की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी के सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो रूटीन का ये भी वजह है ना कि राना सनाउल्लाह साहब खुद भी जाली केसेस का शिकार रहे, तो शायद इस वजह से वो बाकी सियासतदानों का दर्द भी ले रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। देखिए, अब आप ना दो किस्म के केसेस को ना मिलाएं। एक वो केस है कि एक वो, मैं कोई लफ्ज़ बुरा ना निकल जाए मेरे मुंह से, वो जो शहरियार अफरीदी साहब थे जो कहते थे मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने अपनी आंखों से वो वीडियो देखी है। उनको कहना कहाँ है वो फलूस की तरह से उड़ गया ना वो पूरे का पूरा केस। एक तो इस तरह के केसेस हैं, एक ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर गवाहों के बाद चालान पेश होने के बाद सजाएं हुई हैं। तो हाउ कैन यू इक्वेट द टू? ये दोनों इक्वेट नहीं किए जा सकते।
एक होते हैं सियासी जाली केसेस, एक होते हैं मेरिट अच्छा बुखारी बेस्ड साहब, केसेस। क्या पॉलिटिकल अब विक्टिमाइजेशन आप नहीं बात हो पूरी रही करने अभी? देंगे ना मुझे? नहीं नहीं ठीक है, आप बात कंप्लीट करें, मुझे एक छोटा सा पॉइंट मेरे पास आया था, लेकिन आप बात कंप्लीट कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग सबूतशुदा केस है, इसके बारे में लोगों ने कहा ओपन एंड शट केस है। उसके बाद आपने देखा वो जो पैसे आए थे वापस 190 मिलियन पाउंड वाला केस, ओपन एंड शट केस है, सजा हुई है। तो उसको आप उस राणा सनाउल्लाह के केस के साथ इक्वेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आज ये मुलाकातों का सिलसिला जो है बानी के साथ, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। ठीक है जी। एक साहब हैं जो ये दावा करते हैं, जो जिनका नाम सलमान अकरम राजा है, कि जी मेरे पास अदालत का भी मैंडेट है और मुझे तो जी खान साहब ने भी कहा है जिसका नाम मैं दूंगा वो मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो तय हो चुका था। अब आप मुझे ये बताइए, अदालत ने फैसला भी किया था आजम स्वाति साहब का तो नाम इन्होंने नहीं दिया था, वो किस खाते में मिले बानी से? क्योंकि अगर लोगों को प्रोसीजर का पता हो, जो कि हमें एनलाइटन करना चाहिए लोगों को, नाम दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से, वो लिस्ट अंदर जाती है, बानी पीटीआई फिर उस पर टिक करते हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से एक बंदा अंदर भेजें और फिर बानी मजबूर हो जाएंगे मैंने तो अब इससे मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिथ बनाई हुई है, झूठ बोलते हैं सारे डिटाई के साथ। तो कहने का मतलब अब बैरिस्टर अली जफर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो तो कहते हैं किसने दिया इख्तियार किसी को कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है सारा स्टेटमेंट। वेलकम बैक। बुखारी साहब, हर रोज़ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आते हैं। सलमान अकरम राजा की बात की, या भी बैरिस्टर साहब की भी आप बात कर रहे थे बुखारी साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है, उस पार्टी के साथ ये जो हो रहा है, जो तमाम तर लड़ाइयाँ, पार्टी के इंटरनल मामला जो इस कदर ख़राब हो चुके हैं, तो फिर ये पार्टी आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़ी हुई देख रहे हैं आप? ये सवाल काश आपने बानी पीटीआई से या पीटीआई की लीडरशिप से किया होता, वो इसका बेहतर अभी वो तो जेल में, हम तो आपसे ही पूछेंगे बुखारी मैं साहब। ये अर्ज करूं आपसे कि जिस पार्टी का वोट बैंक जिसने आपने हाथों से जिसका इजहार फरमाया है, बिल्कुल सही है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त पीटीआई है। अगर हम क्राइटेरियन मुकर्रर करें 8 फरवरी का इलेक्शन, इज दैट राइट? बिल्कुल। तो पार्टी तो वो है बड़ी, लेकिन उस पार्टी में जो अफरा तफरी है उसकी जिम्मेदारी या तो पार्टी लीडरशिप पर है या बानी पर है। Who else is responsible? कल हमने अपने प्रोग्राम में क्या कहा कि जो भी उनसे मिलने जाता है उसकी बात वो सुनते हैं कान से और उसको बच्चा दे के भेज देते हैं बाहर। वो बाहर आके आता है मीडिया से, क्यों बंद किया था मीडिया का इंटरेक्शन करना अडियाला जेल के बाहर? इसलिए कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। हर शख्स बाहर निकल के साबित करने की कोशिश करता है कि मुझसे ज़्यादा करीब बानी के कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, फिर ये जो मुज़ाकरात वाला सिलसिला शुरू हुआ जनवरी में, पीटीआई के मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ शुरू हुए, ये भी कहा जाता है कि शायद कुछ ताकतवर हलकों के साथ भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई, तो फिर उसमें जो बड़ी नाकामी है फिर वो पीटीआई लीडरशिप की है। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनमें उनकी वजह से शायद मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ सके। मेरे ख्याल से आप के इस बात करने के बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, वो मुज़ाकरात ढंग से शुरू हुए थे, 3 सेशंस हुए थे उसके। तीसरे सेशन के बाद आपने कहा हमने बानी पीटीआई से कंसल्ट करना है, हमारी मुलाकात कराएं। आपकी मुलाकात कराई गई, आप वापस आए ही नहीं मुज़ाकरात पर। आपने कहा खत्म है जी, बानी पीटीआई कहता कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ठीक है, चौथे राउंड की नौबत ही नहीं आई जिसके लिए तैयारियां हो रही थी। किसका कसूर है? फिर आपने बार बार कहा कि हम तो जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे। भाई किसने आपको कहा था? किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? देखिए ना, मैं आपसे बात ही करना नहीं चाहता हूँ। हाउ कैन यू इम्पोज कि मैंने तो करके छोड़नी है बात। इतनी तफसील से हम बयान कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अब तो हमारे व्यूअर्स को रट गया होगा कि क्या हुआ है। एनीवे, तो उसको भी देखिए, वही बयानिया बनाने वाली बात है। जो ही टिप मिलती है या कहीं से कान में डाला जाता है, यूट्यूबर्स के और सोशल मीडिया के, एक बयानिया तश्कील पा जाता है। जब उस बयानिया का भांडा फूट जाता है, इतनी देर में एक नया बयानिया तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ किस किस चीज़ की मिसाल दूँ? ट्रंप के इलेक्शन के बाद जो फैनफेयर आया, उसके हलफ उठाने के बाद जो फैनफेयर आया, ग्रनैल के बयानात के बाद जो एक ट्वीट की थी उसने, उसके बाद जो कुछ हुआ, आपके सामने चीफ से एक मुलाकात हो गई पेशावर में, उसका कितना जश्न मनाया गया वो भी आपके सामने है। जब आप इतने हॉलो प्रेमिसेस पर अपनी तवक्कात वाबस्ता कर लेंगे और पार्टी की लीडरशिप एक पेज पर भी नहीं होगी, बीच में धड़ेबंदियां भी होंगी, तो ऐसी पार्टी की बात नहीं सुनी जाती है। जब तक पार्टी की स्ट्रेंथ जो है, पार्टी की स्ट्रेंथ असल जो है वो मुज़ाकरात के पीछे सबसे बड़ी फोर्स होती है।
तो वक्त जो गुजर रहा है, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, इख्तलाफात सब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाएगी। इस हवाले से आज़म सबाती साहब का भी पिछले दिनों का बयान आपके सामने है। एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के हवाले से पीटीआई चाहती है कि कोई रास्ता नज़र आए, लेकिन उसके बाद जैसे सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि कोई डील नहीं होगी, किसी किस्म की कोई डील नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो बानी पीटीआई कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से जब बातचीत की बात आई उन्होंने कहा नहीं, हमें ताकतवर हलकों से बात करनी, जिनके पास ताकत है। तो फिर ताकतवर हलकों से बातचीत के मौका पर फिर आप मीडिया पर इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है अब आपने सही क्या बानी सिमत पीटीआई में जो अपना प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानी या नैरेटिव है उसको सेफगार्ड करने के लिए इस किस्म के बयान देते हैं टीवी पर कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल नहीं, हम तो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया को सेफगार्ड करने के लिए? आपने मेरा काम इतना आसान कर दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मेरे ख्याल से नाज़रीन समझ गए कि मैं क्या मैं कहूँगा आपसे चाह रही इसके हूं कि ऊपर। आप इस पे आपकी क्या बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक प्रेमिसेस पर बयानिया तख्लीक कर लिया जाता है और फिर उसके अभी पूरी तरह से जवाल भी नहीं होता तो एक दूसरा बयानिया कर लिया जाता है। यही हाल मुज़ाकरात के हवाले से है। दो चीज़ें हम सुनते हैं, घर वाले जब मिलते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जी बानी कहता है मैंने ना डील करनी है ना मुझे कोई डील चाहिए, मैं तो अदालतों से इंसाफ लेके जेल से बाहर आऊँगा। इज़ दैट राइट? जब पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर निकलती है तो वो कहते हैं हमें तो बानी ने कहा कोई ना कोई रास्ता निकालें, जाके बातचीत करें उनसे। मैंने कल भी यहाँ कहा था कि अब तो वो इतने बिटर हो गए हैं कि वो जो मिलने वाले लोग आते हैं उनकी काफ़ी शामत आती है कि आप लोग अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और मैं जेल में पड़ा सड़ रहा हूँ, मेरी रिहाई के लिए जिससे भी बात करनी है जाके करें। इज दैट राइट? यही तासर आया ना बाहर। तो मतलब ये कि दो बयानिए एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है। अब आ जाइए जनाब वापस, वो हम जो आपस की अंदर की बिकरिंग की बात कर रहे थे, गंडापुर साहब आज फिर बोले हैं और खूब गज के बोले हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की बहनों को जो गिरफ्तार किया गया था इसका हम इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, हिसाब लेंगे। किस तरह से लेंगे बुखारी साहब? वो तो कई बार ये भी कहते रहे कि बानी पीटीआई को जेल से रिहा करवा लेंगे और कफन बांध के आए हैं उसके बाद जाएंगे, कफन बांध के आए। तो ये किस तरह से बहनों का हिसाब किस तरह से? उन्होंने खुद ही कहा ना आज, उनका सियासी बयान तो होते रहते हैं, वो तो दिए जाते हैं और गलत भी होते हैं, झूठ भी होते हैं। तो आज उन्होंने कहा है, तो इसलिए उनके बयानों को बहुत ज़्यादा सीरियसली पार्टी के लोगों को नहीं लेना चाहिए। मैं आप तो खैर वैसे ही नहीं लेते कि लेते हैं आप। चलिए जनाब आगे आ जाइए। फिर वो मजीद कहते हैं कि देखें जी मुलाकातों का मामला जो है जिसको बहुत बड़ा स्कैंडलाइज किया हुआ है। अब तो हमने सुना है कि बानी ने अल्टीमेटली हिदायत की है ये कि मुलाकातों का सिलसिला जो है आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ऐसा हाल आएगा इसका जिसके लिए पीटीआई पछताएगी इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का। देखें एक जेल मैनुअल है जिसके तहत मुलाकातें होती हैं। जेल पार्टी सेक्रेटेरिएट नहीं है, जेल विजिटिंग प्लेस नहीं है, जेल सियाहती मरकज़ नहीं है। एक ख़ास तरीके से वकला की जिनके खिलाफ केसेस हों और अजीज़ों की मुलाकातें कराई जाती हैं, वहाँ पर सियासी ड्रामाबाजी नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो शायद इसका एक परमानेंट हल निकल आए। अब आ जाइए जनाब भाई, मैं शेर मरवत की बात किए बगैर तो आपको जाने नहीं दूंगा। ठीक है जी जनाब, उन्होंने जो सही अंदर की बात बताई है ना वो तो मैंने शेयर करके छोड़नी है, टाइम हो आपके पास। अच्छा। नहीं मैंने जाने देना। वो कह रहे हैं जी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट 3 दफ़ा एंगेज रह चुकी है। यानी वो ये कह रहे हैं कि 3 मरतबा बैक डोर प्रोसेस के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट रही है। क्या मतलब इसका ये हुआ कि नतीजा कोई नहीं निकला, यही हुआ ना। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में 3 प्रेशर ग्रुप है। इससे मुराद उनकी एक सियासतदान, एक वकला और एक फैमिली जी। ठीक है जी। आगे सुनिए जनाब, वो कहते हैं जी पीटीआई का मीडिया खुसूसन यूट्यूबर्स डॉलर बनाने के लिए पीटीआई के लिए जो बयानियां बनाते हैं इसकी कीमत पाकिस्तान में पीटीआई और बानी पीटीआई को अदा करनी पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जो इनसाइडर है पीटीआई का, जो बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट्स रहा है, जो वाहद लीडर था। अब तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, अब तो निकाल दिया ना उनको। ये इसीलिए तो फिर वो सच बोलने निकालने के बाद सच बोलने लग गया ना वो। ठीक है जी। आगे सुनिए, पीटीआई में इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने में इस मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। ही इज़ नाउ रेफरिंग टू द यूट्यूबर्स एंड द सोशल मीडिया, क्योंकि वो मुख्तलिफ लीडरों को मुख्तलिफ वक्त में ब्लो करते रहते हैं, उनकी औकात से भी ज़्यादा उनको प्रोजेक्ट करते रहते हैं, फिर यकदम उनका जवाल शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ये वजह है उसकी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि असद कैसर और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो इंतखाबात से भी पहले के हैं। इख्तलाफात की एक वजह अली अमीन से पार्टी की सदारत लेना है। देखिए जब उनसे सदारत ली गई थी तो पार्टी के लीडर्स ने कहा नहीं जी ये तो रूटीन का मामला है। हाँ जी। अब वो ये बता रहे हैं कि असल खौफनाक सूरत हाल जो है वो उनसे उनकी सदारत वापस लेना है।
खैबर पख्तूनख्वा के अलावा वो कहते हैं दूसरे तीनों सूबों में पार्टी की तंजीम सिफर के बराबर है, ना होने के बराबर है। ठीक है जी। बानी पीटीआई हमेशा गैर मुतवक्का फैसले करते हैं। पीटीआई में कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। जो उन्होंने खूबसूरत बात की वो ये कि पीटीआई में काना फूसी पे फैसले होते हैं। सुबह आप वजीर हैं, शाम को आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो इतना बड़ा एक्सपोजर है, ये मेरे ख्याल से पीटीआई की अंदरूनी कैफियत जो है, बिल्कुल पीटीआई की उसके ऊपर अंदरूनी आपको कैफियत और बताना अंदरूनी मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। टाइम कम है बुखारी साहब, चलिए, लेकिन ठीक है। बुखारी साहब इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में ना। वेलकम बैक। अमरीकी सदर के चीन पर नए टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया है। कई मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। बुखारी साहब, अब जिस तरह से अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ आयद किया गया है, तो ये जो मंजरनामा बन रहा है किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, स्टॉक मार्केट 52 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टैरिफ की वॉर जो है ना, जिसको हम तजारती वॉर कह रहे हैं, यानी इट्स ए ट्रेड वॉर, ये जो अनलिश की है ट्रंप ने, उसमें अभी इम्पैक्ट तो आ रहा है सारे मुल्कों में जो जो उससे मुतासर होंगे। खुद अमेरिका की अपनी इकॉनमी का हाल आप देख लें, जो आप अभी बता रही हैं, तो अभी कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है। अभी तो इसके जो आफ्टर मैथ्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं किसी ज़लज़ले के, वो उसको अभी डिटरमिन करना बाकी है। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लें, ख़ास तौर से इस टैरिफ की जंग के जो दो बड़े किरदार हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना है। बिल्कुल, ठीक है जी। उनकी सूरत हाल आपस में क्या थी वो ज़रा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, तो फिर ज़रा एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जी, यूएस की जो टोटल गुड्स ट्रेड थी चाइना के साथ, वो थी $582.4 बिलियन। इट्स ए ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज ट्रेड। उसमें जो यूएस ने गुड्स एक्सपोर्ट्स की टू चाइना 2024 में, दे वर वर्थ $143.5 बिलियन। ठीक हो गया जी, कुछ 1.5 बिलियन के करीब। ठीक। और जो यूएस गुड्स इंपोर्ट हुई फ्रॉम चाइना इन 2025, दे आर 438.9, 300% ज्यादा। यानी द ट्रेड बैलेंसेस की टिल्ट जो है वो चाइना की फेवर में है। ठीक है जी। इसके बाद आप ये देखिए कि जो यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो है $295.4 बिलियन का इन 2003, जो कि 5.8% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2023, जिसमें ये था 16.3 बिलियन। ठीक है जी। एक तो मंजरनामा ये है। अब परेशानी दोनों को लाहक है। अमेरिका ये समझता है कि मैंने जो इकदाम किया है ये मेरा राइट है, बिकॉज मुझे अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। चाइना ये कहता है कि हमने भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लुक आफ्टर करना है, लिहाजा इट्स ए वॉर बिटवीन टू जाइंट्स। बिल्कुल। ये किस तरफ जाएगी, क्या बनेगा इसका, ये तो अभी तय करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर ये जायजा ले लें कि पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड का सूरत हाल क्या है, तो वो भी बहुत जरूरी है। अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को 70 हमारा जो है ना जी, ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस इज $7.3 बिलियन इन द लास्ट फिस्कल ईयर जो चल रहा है। ठीक है जी। द यूएस एक्सपोर्टेड 2.1 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू पाकिस्तान, रिफ्लेक्टिंग ए 4.4 इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी इस दफा हमने ज्यादा चीजें वहां से अमेरिका से मंगवाई हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू द यूएस इन 2024 was 5.1 बिलियन, मार्किंग ए 4.9% इंक्रीज फ्रॉम 2023। यानी यहाँ ये ट्रेड टिल्ट है हमारी फेवर में, क्योंकि हमने उनसे 2.1 बिलियन की चीजें मंगवाई और 5.1 बिलियन की उनको भेजी। ठीक है जी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने फैसला तो कर लिया है कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे जो अमेरिका की लीडरशिप जो है, जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे जाके बातचीत करेगा और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त है कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट 29% टैरिफ लगा दिया है, जबकि हमने उनके खिलाफ 58 पॉइंट लगाया हुआ है, अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर हमें 70 से 75 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। तो बुखारी साहब, अगर पाकिस्तानी बरामदात पर दबाव आता है तो हमें फिर क्या स्ट्रेटजी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यू लिव विद द सिचुएशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू।
सेकंड ये है कि आप अपना जो टैरिफ आपने लगाया हुआ 58% वो उड़ा दें या उसको कम कर दें, ठीक है। तो एक तो ये कि फिर आप तवक्को रखेंगे कि अमेरिका भी आपके साथ फेवर करे, नुकसान का तखमीना $70 करोड़, काफी ज्यादा ठीक है। नुकसान। फिर आप तवक्को रखेंगे जब आप अपना टैरिफ कम कर देंगे तो आप तवक्को रख सकते हैं कि दूसरा पार्टनर जो है यानी अमेरिका जो है वो भी आपके साथ कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। क्या होगा अगर हम ये फैसला कर लेते हैं कि जी हम अपना टैरिफ कम कर रहे हैं और अमेरिका भी हमारे साथ रियायत करता है, तो इस बीच में जो बचत होगी आपकी इन टर्म ऑफ टैरिफ, इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो आप टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका से, क्योंकि आपकी जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट है उसमें 74% जो है वो टेक्सटाइल है। तो इससे आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी प्रमोट हो सकती है, फरोग पा सकती है, और आपकी इंटरनेशनल सिचुएशन जो है एक्सपोर्ट के हवाले से वो भी बेहतर हो सकती है। तो ये तो हो गई जनाब पाकिस्तान और चाइना के साथ अमेरिका के ट्रेड की सूरत हाल, ठीक है जी। अब आ जाएं आप दुनिया भर में क्या हो रहा है साहब, लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? जिस तरह से हमारा क्रूड ऑयल है, सोयाबीन है, गंदम भी जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? क्या हम गंदम कपास भी अमेरिका से लेनी शुरू कर दें? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कि हमने इन टर्म ऑफ काइंड्स क्या लेना और क्या देना है। हाँ। इसका ताल्लुक है आपकी पॉलिसी मेकिंग से। अगर आप ऐसी पॉलिसीज बना लेते हैं कि आपको कम से कम यानी प्रेशर आए आपके ऊपर और कम से कम आप मुतासर हों उससे, तो इसके लिए आपको पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने नाउ फैसला किया है कि एक डेलीगेशन जाएगा, बिल्कुल, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, जिसमें हुकूमती एहलकार भी होंगे। एक मीटिंग भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें फैसला किया है कि एक डेलीगेशन जाएगा। हम तवक्को रखते हैं कि वो लोग जिनका इस हवाले से विजन बहुत है, मिसाल के तौर पर जब आप टेक्सटाइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल आइकन इज गौहर इजाज। गौहर इजाज साहब ने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था कि हमें इस सूरत हाल को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है इस नौयत का, तो उसमें उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ताकि वो जाके एक्सप्लोर करके वापस आके पाकिस्तान। क्या टैरिफ कम हो जाएगा? देखें, इस वक्त के जाने से गिव एंड टेक है। अगर आप कम करेंगे तो अमेरिका के पास कोई चॉइस ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अब देखिए ये ग्रिम सूरत हाल तो हमने बयान कर दी, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट है। एशिया के 5 ममालिक हैं जिनके ऊपर ये टैरिफ जो है उसकी जद पड़ेगी। उसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, उसमें हम भी हैं। सबसे ज़्यादा टैरिफ जो लगा है वो कंबोडिया को लगा है। बिल्कुल। अब आ जाए जनाब, कहते हैं ना देयर ऑलवेज इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जी। ये इकोनॉमी की सूरत हाल जो है हमारी, वैसे तो हम इंटरनली तो ग्रो कर रहे हैं, आवर इकोनॉमी हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड एज कम्पेयर 6 months ago और 1 year ago। जी। लेकिन जब तक उसकी रिकग्निशन रेलेवेंट क्वार्टर से नहीं आती है, हर चीज को समझा जाता है कि ये एक सियासी नारा है। ठीक है जी। अब ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी रिपोर्ट जो है, उसके इंडिकेटर्स हम चंद बातें उसकी जो है वो सुना देते हैं जी, ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चल जाए कि हम खड़े कहाँ हैं। अगले बरस पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुंचने की तवक्को है। ADB की रिपोर्ट में 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 2.5% रहेगी। मईशत में बेहतरी, इस्लाहात के असरात नुमाया हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज रिकग्नाइजिंग दैट पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके मुस्बत असरात नजर आने शुरू हो गए हैं। IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इकदाम से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की औसत शरह 6% तक रहने की पेशन गोई है। मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। सो एन ओवरऑल रिपोर्ट को अगर आप डिटेल के साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हुकूमत है इसकी पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की फील्ड में वो बेहतर रही है, और उसकी रिकग्निशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, IMF ने आपके साथ डील कर ली है, आपको लोन मिल गया है। पहला वो वर्ल्ड बैंक ने जो आपके लोन रोके हुए थे वो रिलीज कर दिए हैं। दूसरा स्टेप ये अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की आ गई। इसके अलावा फिच और इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग है वो पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन हो गई है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है।
वेलकम बैक। हमास रहनुमा ने कहा है कि सालों से राब्ता जारी है, गज़ा में जंग हमेशा नहीं चल सकती, जंग बंदी की तरफ जाएंगे। बुखारी साहब, अब हमास रहनुमा की जानिब से भी यही बयान आ रहा है कि वो गज़ा जंग बंदी की तरफ आगे जा सकते हैं और सालों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि गज़ा के लोग जिस तरह से कह रहे थे कि जंग बंदी जल्द अज जल्द करवाई जाए, और हमास रहनुमा की अब ये स्टेटमेंट किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सूरत हाल वहाँ क्या है वो तो हमें पता है। कसम पुरसी का आलम है वहाँ। गज़ा कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बच्चों की शहादतें हो रही हैं। यानी जितने बच्चों की शहादतें वहाँ हुई हैं, मेरा ख्याल है पूरी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में किसी बड़ी से बड़ी जंग में भी इतनी नहीं हुई है। तो सूरत हाल तो वहाँ पथेटिक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमास ये कह रहा है कि देखिए, पहली बात तो ये कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सालिसकारों के ज़रिए से, उसका कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात से सिर्फ एक साइड के हक़ में फ़ैसले करें। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि हम भी जानते हैं कि जंग सारी ज़िंदगी जारी नहीं रह सकती, सही। लेकिन वो कहते हैं कि जिस किस्म के इक़दामात इसराइल अब कर रहा है, उससे जो यरगमाली हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। पहले भी बहुत से यरगमाली जिनकी डेड बॉडीज़ इन्होंने वापस की हैं, वो इसराइली बमबारी में मारे गए थे। और यही अब वो जो एक 18 साल का फौजी था जो गिरफ्तार हुआ था हमास के हाथों, उसकी माँ भी यही कह रही है। तो चीख चीख के वो ये कह रही है कि इस बमबारी से हमारे अजीज़ो अकारब जो हैं उनकी जानों को ख़तरात लाक है। तो एक तो मंजरनामा वहाँ ये है। दूसरी तरफ ये देखिए कि बिल आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फिर एक दफ़ा बोल क्या पड़े हैं, चीख उठे हैं। बिल्कुल, वो ये कहते हैं गज़ा एक कत्लगाह में तब्दील हो चुका है। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका और अब तक गज़ा में इमदाद का एक कतरा भी नहीं पहुँचा। आप ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि काबज़ ताकत की जिम्मेदारी है कि वो आम शहरियों को खुराक और बुनियादी सहूलतें जो है वो फराहम करे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई इंसानी इमदाद गज़ा में नहीं जा रही। लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि अगर मगरबी किनारे को भी गज़ा में तब्दील कर दिया गया तो हालात मज़ीद अबतर हो जाएंगे। ये बिला वजह नहीं कहा उन्होंने। वहाँ पर जो यहूदी बस्तियाँ बसाई गई हैं, उसके जो गुंडे हैं वो दिन रात वहाँ पर फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं। जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उसकी फुटेज सारी वहाँ से वापस बाहर आ रही है। उसने वार्निंग दी है कि अगर आपने मगरबी किनारे को भी उसी तरीके की सूरत हाल में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो फिर तबाही और बर्बादी अपने आखिरी मंजरनामे तक पहुँच जाएगी। इसीलिए तो हमास भी जंग बंदी की तरफ जा रहा है ना। वो कह रहा है कि ऐसे इकदाम करने के लिए तैयार है जिससे जंग बंदी हो। तो क्या लगता है बुखारी साहब, फिर इसराइल की शराइत मान लेगा हमास? देखिए, इसराइल की शराइत तो माननी होती तो फिर अब तक इतने लोगों को शहीद कराने की ज़रूरत नहीं थी ना। यही तो वो इसरार कर रहे हैं कि सालिस सहूलतकार और सालिस जो हैं वो ऐसा फैसला करें जो हकायक पर मबनी हो, जो दोनों ही फरीकैन को काबिल कबूल हो। अब उस तरफ दूसरी तरफ आप देखिए, अब जो मुज़ाकरात का इतना फैनफेयर चल रहा है कि जी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अमेरिका ने फिर एक धमकी दी है कि अगर बराए रास्त बातचीत पर आमादा ना हुआ ईरान, तो वो जो उनका नाम है स्टिफ विटकॉफ, वो अपना दौरा जो है मनसूख कर सकते हैं ईमान का, जहाँ पर बात होनी है अमान में। ठीक है, वो ईरान का उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के अंदर भी, उन्होंने कहा जी बात यह है कि आपसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप उस बातचीत के साथ धमकियां लगा रहे हैं। हमें आदत नहीं है डिक्लेरेशन लेने की, ना हम लेंगे। इसलिए हम पहले देखेंगे कि आप जब हमारे साथ अमान में बैठेंगे तो आपकी नीयत क्या है। बिल्कुल, हफ्ते के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में अब क्या रास्ता निकलता है ईरान के लिए? अगर ईरान ने सफारती रास्ता इख्तियार ना किया तो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा ईरान को। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।